Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, or as you popularly know me as English वाली मैम. आज हमारी ये जो T20 सीरीज़ है इसमें जो हमने पोएम पढ़ी थी टाइगर इन द जू उसका थर्ड सेशन है. और जब पोएम का थर्ड सेशन होता है व्हाट डू वी solve the questions which are given in our textbook, and along with that I give you some extra questions for practice. All right, now before we start solving the question answers, I want to just inform you about two things. कल हमने बेटा poetic devices समझे थे और rhyme scheme समझी थी इस poem की. Now regarding the poetic devices, there is one more poetic device which you can add in the list of the ones that you have already written, and that is imagery. अब इमेजरी जो पोएटिक डिवाइस है, ऑल दोज आर अवेयर ऑफ इट, गुड इनफ. जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ. इमेजरी इज़ अ पोएटिक डिवाइस जहाँ पर जो पोएम है वो इस तरह से लिखी जाती है दैट वॉट एवर is explained in the poem, whatever is described in the poem, the picture of the same kind of comes to our mind immediately. फॉर एग्जाम्पल, जब ये बताया गया है दैट द टाइगर इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल एंड ही शुड बी in the he should be lurking in the shadow, sliding through the glass near the water hole, and he should be snarling around houses. तो I'm sure जब हम ये पोएम पढ़ रहे थे तो आप सबके माइंड में एक टाइगर की इमेज थी, राइट? एक टाइगर जो जू में है या फिर एक टाइगर जो फॉरेस्ट में है. सो दिस इज द पोएटिक डिवाइस इमेजरी. ऑलराइट, तो जो मैम ने आपको कल पोएटिक डिवाइसेस कराए थे उनमें एक और ये पोएटिक डिवाइस आपको ऐड करना है लिस्ट में. इसी के साथ नाउ वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड बाउंड टू क्रिएट एरर्स. कल एक पोएटिक डिवाइस जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज एलिट्रेशन, जिसका एग्जांपल मैम ने आपको दिया था. एलिट्रेशन का एग्जांपल पोएम में से कॉन्क्रीट सेल. नाउ कॉन्क्रीट सेल, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. ये मैंने वीडियो के कमेंट्स में मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, बिकॉज कॉन्क्रीट सेल, अब अल्फ़ाबेट सेम है बट हम सबको पता है कि जो एलिट्रेशन होता है दैट इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द लाइन. ऑलराइट, सो कॉन्क्रीट द साउंड इज क एंड सेल द साउंड इज स, राइट? तो अल्फाबेट सेम है बट साउंड्स डिफरेंट है. सो कॉन्क्रीट सेल इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ alliteration. If you have to pick up the example of alliteration from this particular poem, so probably the second last stanza where it says his strength behind bars. अब behind bars alliteration का example कैसे है? Because the same sound, b sound is there, or the b sound, consonant sound is there for both the words, behind as well as bars. ऑलराइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना. ये नहीं कि एग्ज़ाम में लिखा है तो इसीलिए मैं बोलती हूँ जब भी आप वीडियो देखो तो प्लीज़ उसमें देखो कि कोई कमेंट ऐसा तो नहीं है जो मैम ने अपनी तरफ से ऐड किया, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी ज़रूर पढ़ो. ऑलराइट, ओके, तो अब आते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स पे. सो वी आर ऑन पेज नंबर 30. So it says, read the poem again and work in pairs or groups to do the following task. Find the words that describe the movements and action of the tiger in the cage and in the wild and arrange them in 2 columns. तो आपको 2 columns बनाने, जैसे आप difference between के लिए बनाते हो, and एक में आपको लिखना है in the cage और एक में आपको लिखना है forest. So in the cage उसकी क्या movement है, alright? सो बेसिकली क्या उसकी मूवमेंट है केज के अंदर? सो ही इज टॉकिंग इन द केज. उसके एक्शंस की अगर मैं बात करें तो ही इज हैज़ दैट क्वाइट ही इज इन अ क्वाइट रेज, एंड देन ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स एंड ही इज लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स. और यही जब वो फॉरेस्ट में है, सो ही इज लर्किंग इन द शैडो. Alright, he is terrorizing the village. Alright, so these are the some examples of कि जब वो केज में है तो उसके क्या एक्शंस हैं और उसके क्या किस तरह की मूवमेंट है, और जब वो फॉरेस्ट में है तो क्या मूवमेंट और क्या एक्शंस हैं. यू कैन ऑफ कोर्स ऐड अकॉर्डिंगली.
Then find the words that describe the two places and arrange them in columns. So two words हमें पता है, of course concrete cell है, then उसके बाद है आपके पास lurking in the shadow, long grass. So long grass क्या है, forest को describe कर रहा है. Shadow is again describing an open area. Snarling around houses describing, or jungle's edge describing about the forest. Alright, concrete cell describing the zoo. Alright, few steps in his cage, again describing the concrete cell. Alright. Second question, now notice the use of a repeated word in lines such as these. On pads of white velvet in his quiet rage, and then it says, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So why the the poet has used the word quiet पहले पार्ट में अगर आप देखो, सेकेंड पार्ट में brilliant. Whenever in the poem you come across words that have been repeated, it is mainly done, the main idea or the main intention of the poet at that point of time is to basically emphasize on the particular situation. So in this particular question, so velvet quiet, talking about the softness of the his paws, like as soft as velvet, and quiet rage, showing that he's extremely angry but he's not really bringing forth that anger. Second, brilliant stars, talking about the tigers, because the tiger is really yearning. The tiger's innermost desire as of now is to come out of that concrete cell and be left in his natural habitat, which is a forest. Then the third question is more of a discussion wherein you have to read the poem and talk about the wildlife aspect. Alright, that of course you can do on your own. Now let us come to some extra questions which are likely to be asked from this particular poem. All of you, I believe, can see the screen. Okay, so first is, how does the tiger feel in the cage? So of course he feels limited, he feels suffocated, and he feels angry. Describe the tiger's natural habitat, which is a jungle, and he would spend his time near the water hole where there would be plump deer, which is also considered as his food, and near a village. All right, basically an open area. Why does the tiger ignore the visitors? Why? Because the tiger is unhappy in his artificial habitat, that is a zoo. Then what can be the topics of long answer type questions? Freedom is a birthright. Alright. Then wildlife conservation and exploitation of animals. I have questions of these categories. Now one more thing, आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा गया है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेर इन दे कैन बी अ रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट टेक्स्ट, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट, विद इन द टेक्स्ट. तो जब हम विद इन द टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होगा, इवन इफ़ यू पिक अप प्रीवियस ईयर पेपर्स, सो क्या होता है, दो चैप्टर्स को कनेक्ट करके अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. अब जैसे हमने अभी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है कुछ टाइम पहले हमने वो चैप्टर पढ़ा है. सो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में भी क्या है, जो पेट डॉग है उसको अच्छे से नहीं रखा जा रहा, राइट, ही इज़ नॉट बीइंग ट्रीटेड द वे, उसकी एक्सेसिव केयर हो रही है, विच इज़ अगेन हार्मफुल फॉर दैट पर्टिकुलर एनिमल. और यहाँ पर क्या है, जो टाइगर है उसको अपनी नेचुरल हैबिटेट से हटा दिया गया है. Alright, so probably you can get a question, wherein these two chapters would be connected, and you will have to give your views on the statement which would be given in the question. तो ऐसे questions में हमें क्या करना है, we have to first explain about the chapter, about the poem, and then of course talk about how these are very much relevant in our in our real life and on everyday basis. ठीक है, so I'll see you in the next session. Till then, do like, share and subscribe to Educator Prerna, and of course stay blessed.